दोस्तों 1 अगस्त 1999 को जमशेदपुर में एक डरा हुआ 45 वर्षीय व्यक्ति घोड़ा बांधा पुलिस स्टेशन में शिकायत देने आया। उनका नाम अनुपम रॉय था, जो कि जमशेदपुर में एक क्लिनिक में डॉक्टर थे। वह अपनी बहन लक्ष्मी भौमिक के साथ उसके परिजनों की रहस्यमय तरीके से गायब होने की शिकायत देने आया था। शिकायत देने के बाद पुलिस ने उसकी बहन के घर का पता लिया और जांच करने आए, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। तो यह अनुपम रॉय पुलिस को बताएगा कि एक पिछला दरवाजा है जिससे हम उस दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा भी बंद होगा। और जब पुलिस ने पड़ोसियों से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि घर में महीनों से ताला लगा हुआ है, और पुलिस को बताएं कि उन्हें नहीं पता कि परिवार के सदस्य कहां गए। इससे पुलिस को शक होगा, इसलिए वे दरवाजा तोड़कर घर में घुसेंगे और देखेंगे कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, और खून के धब्बे भी देखें कि टेलीफोन कनेक्शन किसी ने काट दिया है। और हर कमरे में देखा कि सभी अलमारियां खुली थीं और सभी चीजें फर्श पर थीं, और खून के धब्बे वाला एक चाकू देखा। ये सब चीजें देखने के बाद पुलिस और अनुपम रॉय को पता चल जाएगा कि कुछ गलत हुआ है। उन्हें डकैती के बारे में संदेह नहीं होगा, क्योंकि सभी दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। लेकिन उन्हें एसिड की बोतलों और ब्लीचिंग पाउडर के साथ एक जल निकासी टैंक दिखाई देगा, इसलिए उन्हें संदेह होगा और वे टैंक खोलेंगे और बोरी बैग देखेंगे कि किसी ने जानबूझकर बैग को बांध दिया था और अंदर रखा था, और वे चाहते हैं कि अंदर क्या था। जैसे ही उन्होंने बैग खोला तो अंदर सड़ा हुआ शव देखकर दंग रह गए। दोस्तों, आइए जानते हैं 1999 के उस हत्याकांड के बारे में जिसने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रेड प्लग में आपका स्वागत है। पुलिस मामले को सख्ती से लेगी और पुलिस को शिकायत देने पहुंचे अनुपम रॉय से पूछताछ शुरू की। अनुपम रॉय, जो उस जगह से 150 किलोमीटर दूर रह रहे थे, और उनकी बहन का परिवार घोड़ाबंदर में बस गया था, इसलिए जब भी उसे खाली समय मिलता तो वह उसे देखने के लिए घर आता था और अपनी बहन को भी फोन करके उससे बात करता था। लेकिन उसी वर्ष उनका टेलीफोन काट दिया गया, इसलिए उस दिन से वह उससे बात नहीं कर सका और अपने काम के कारण वह उससे मिलने भी नहीं जा सका। इसके बाद वह घर पर गया, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था, इसलिए वह पुलिस को शिकायत देने आया है। और पुलिस ये पता लगाएगी कि घर का मालिक अनुपम रॉय की बहन पति सुबेंदु थी, इसलिए पुलिस सुबेंदु के बारे में उसके कार्यालय में पूछताछ करेगी, लेकिन वे कहेंगे कि वह इतने दिनों से कार्यालय नहीं आया था। और यह भी पता चला कि उनके बच्चे भी स्कूल नहीं आए हैं। इससे पुलिस को पता चल जाएगा कि परिवार के सदस्य जनवरी तक ही सक्रिय थे, लेकिन जब वे जांच करेंगे कि फोन कब तक काम कर रहा था, तो उन्हें पता चलेगा कि यह फरवरी में भी काम कर रहा था। और जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि परिवार के केवल एक व्यक्ति को घर में घूमते देखा गया था, इसलिए पुलिस जानना चाहती थी कि वह व्यक्ति कौन था और वह व्यक्ति घर से कैसे जुड़ा था। उसके बाद पुलिस राज्य के एक क्रिकेटर से मिलने आएगी। पुलिस मामले की जांच करने के बजाय क्रिकेटर से मिलने क्यों आए? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या क्रिकेटर और इस मामले में कोई संबंध है, तो आप सही हैं। जब पुलिस ने घर में मौजूद उस शख्स की तलाश शुरू की तो पता चला कि वह राज्य का क्रिकेटर है। उसका पता ढूंढने के बाद पुलिस को पता चलेगा कि वह अपने साथी के साथ रह रहा था, लेकिन वह घर पर नहीं होगी। बाद में पुलिस को पता चलेगा कि उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है, और सरेंडर का कारण भी बताया जाएगा। वह है सुबेंदु 42, जो टेलीकॉम कंपनी में काम करता था, और उसकी पत्नी लक्ष्मी 40 थी। दोनों के चैताली और कल्याण नाम के बच्चे थे, और उनकी दादी अनीता। दोनों बच्चे स्कूल जा रहे थे और उनके माता पिता ने उन्हें पूरी आज़ादी दी थी।
लेकिन उनकी बेटी चैताली ने आज़ादी का इस हद तक दुरुपयोग किया कि वह क्लास बंक करके अपने दोस्तों के साथ फिल्में देखने जाती थी। ऐसे ही एक बार जब वह मैच देखने के लिए क्रिकेट स्टेडियम में गई तो उसका परिचय एक 21 वर्षीय खिलाड़ी रिजवान से हुआ। वे दोस्त बन जाएंगे, बाद में उन्हें प्यार हो जाएगा और चैताली इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वह गर्भवती हो जाएगी। उस दौरान वह केवल 17 साल की थी और 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और रिजवान को इसके बारे में बताएं और उससे शादी करने के लिए कहें। इसलिए रिजवान ने कहा कि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार कर लेगा और चैताली से कहा कि वह अपने माता पिता को अपने रिश्ते को स्वीकार करने के लिए मनाए। इसलिए वह छुपाएगी कि वह गर्भवती है और वह अपने माता पिता को बताएगी कि वह एक लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन उनके माता पिता सहमत नहीं होंगे क्योंकि वह अभी छोटी थी और लड़का मुस्लिम था। इसलिए चैताली अपने माता पिता से बहस करेगी और लड़ेगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रेनेज टैंक में बोरी के अंदर मिली लाश चैताली की लाश है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ड्रेनेज टैंक के अंदर एक नहीं बल्कि पूरे परिवार की लाशें मिली थीं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि परिवार के सभी सदस्य जनवरी में ही सक्रिय थे, लेकिन फरवरी में भी घर में एक व्यक्ति देखा गया था। वह कोई और नहीं बल्कि चैताली थी। ये वही जोड़ा था जिसने कोर्ट में सरेंडर कर सब कुछ कबूल कर लिया था कि जब उसके माता पिता शादी के लिए सहमत नहीं हुए तो वह रिजवान के साथ अपने परिवार के सदस्यों को मारने की योजना बनाएगी। जब उसने रिजवान को इस बारे में बताया तो वह इसके लिए राजी नहीं हुआ, बल्कि कहेगा कि हम घर से भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। लेकिन वह रिजवान से कहेगी कि उसके माता पिता हमें ढूंढ लेंगे और परेशानी दे सकते हैं, इसलिए वह रिजवान को उनके परिवार के सभी सदस्यों को मारने के लिए मजबूर करेगी। अंत में रिजवान भी मान जाएगा। अगले दिन चैताली स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वह झूठ बोलेगी कि वह बीमार है। सबसे पहले वह टेलीफोन कनेक्शन काट देगी। इसके बाद वह रिजवान के लिए दरवाजा खोलेगी जो पहले से ही घर के बाहर इंतजार कर रहा था। रिजवान के घर आने के बाद सबसे पहले चैताली उसे मारने के लिए दादी के कमरे में ले जाएगी। जब उसकी दादी अनीता सो रही होगी तो वह उसके पैर कसकर पकड़ लेगी और रिजवान दादी की गर्दन दबा देगा और उसे मार डालेगा। बाद में वे उसकी मां के कमरे में जाएंगे और उसकी मां लक्ष्मी को भी उसी तरह मार देंगे। बाद में उसका भाई कल्याण स्कूल से आएगा, वे उसे भी मार डालेंगे। इसकी वसीयत में कहा जाएगा कि बहन दूसरी मां की तरह है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। बाद में वे उसके पिता सुबेधु के कार्यालय से आने का इंतजार करेंगे। घर आने के बाद उन पर भी चाकू से हमला किया गया और उनकी भी हत्या कर दी गई। उन्होंने घर में सभी को मार डाला है और अब वे योजना बना रहे हैं कि शवों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसलिए वे सभी शवों को बोरी बैग के अंदर डालकर ड्रेनेज टैंक के अंदर डाल देंगे और टैंक के अंदर और आसपास एसिड और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करें ताकि दुर्गंध न आए। बाद में रिजवान और चैताली 1 महीने तक घर में रहेंगे और बाद में वे घर से पैसे और आभूषण लूट लेंगे और घर में ताला लगाकर चले जाएंगे। ये सभी बातें उन्होंने अगस्त में अदालत में स्वीकार कर लीं और 1999 में अदालत उन दोनों को मौत की सजा देगी। लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय से उनकी मौत की सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदलने की अपील की। बाद में 2004 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। जब चैताली जेल में थी तो वह एक लड़के को जन्म देगी। बाद में बच्चे की देखभाल के लिए बच्चे को रिजवान की मां को सौंप दिया गया। अपनी खुशी के लिए उन्होंने पूरे परिवार को मार डाला, लेकिन ऐसा करने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? दोनों ने एक साथ खुशी खुशी रहने की सोची, लेकिन अब दोनों जेल में रह रहे हैं। दोस्तों, ये थी इस मामले की अजीब कहानी।
इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।